हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पार्ट 2 और इसके अंदर हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस को देखेंगे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस क्यों होता है। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा कि न्यूट्रिशन जो प्रोसेस था उसके ज़रिए से कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करता है या फिर ऐसी चीज़ों को इंटेक करता है जो कि उसकी एनर्जी के सोर्स होते हैं और वो उसको अपनी बॉडी के अंदर ले जा करके उसको डाइजेस्ट करता है, उसमें से जो है उसके फाइन पार्टिकल्स बनाता है, न्यूट्रिएंट्स बनाता है ना, और उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो बॉडी के अंदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का क्या रीज़न है? अल्टीमेट मकसद उसका ये है कि उसमें से एनर्जी को इनटेक किया जाए। तो जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर गए हैं अब उसमें से एनर्जी को रिलीज कराया जाएगा और वो प्रोसेस किस प्रोसेस के जरिए होता है? वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के जरिए होता है। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है? जो न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड के अंदर गए, आपकी बॉडी के अंदर है, अब वो ऑक्सीजन के साथ जाकर के रिएक्ट करेंगे और उन न्यूट्रिएंट्स में से क्या निकलेगा? एनर्जी को रिलीज किया जाएगा जाके जितने भी एक्टिविटीज़ बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनको एनर्जी मिल सके, उनको काम करने के लिए ताकत मिल सके। तो देखो रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड यूजिंग इट टू ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और ये सारा ब्रेक डाउन होता किसमें है? सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, अब देखो जो रेस्पिरेशन है ना, इसमें से एनर्जी निकलेगी तो, लेकिन ये रेस्पिरेशन ना फर्दर दो टाइप्स के हो सकते हैं मेजर। हमने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ भी है कि रेस्पिरेशन जो है दो टाइप्स के मेजर होते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके अंदर ऑक्सीजन के एब्सेंस में न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं ज़रा। देखो सबसे पहले जो हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन कराया ना, उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, अमीनो एसिड हो सकता है, फैटी एसिड्स हो सकते हैं। तो हम लोगों ने एक सिंपल न्यूट्रिएंट ले लिया है जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जिसका नाम है ग्लूकोज, क्योंकि सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। अब ये ग्लूकोज है क्या चीज़? एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है, C6H12O6, आप लोगों ने फॉर्मूला इसका देखा हुआ है। अब देखो ग्लूकोज को ना ब्रेक डाउन किया जाएगा और अल्टीमेटली क्या निकाला जाएगा? एनर्जी इसमें से निकाली जाएगी। ठीक है, एनर्जी इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है, लेकिन एनर्जी के साथ साथ ना कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हम लोगों को रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। तो देखो ध्यान से ये हो क्या रहा है। सबसे पहले तो जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने की बारी आती है ना, तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसको ना पहले छोटा कर दिया जाता है, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये काम साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, सेल का साइटोप्लाज्म में कहीं पे होता होगा। और ये क्या बना लिया जाता है? इसका पाइरुवेट बना लिया जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ग्लूकोज में क्वेश्चन ये आ सकता है, क्या ग्लूकोज से डायरेक्टली ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी और बाकी चीज़ें बनती है? नहीं, सबसे पहले ग्लूकोज है ना कन्वर्ट करके उसको पाइरुविक एसिड, या फिर इसको सिंपल भाषा में पाइरुवेट भी कहा जाता है, इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। सबसे पहले ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल कन्वर्ट कर लिया जाता है पाइरुवेट में, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और ये हो कहाँ पे रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। एक बात आप और याद रखेंगे कि जब ग्लूकोज और पाइरुवेट, ग्लूकोज से पाइरुवेट कन्वर्ट होता है ना, तो थोड़ी बहुत एनर्जी भी रिलीज होती है यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी भी निकलेगी आपके पास। अब देखो ये जो पाइरुवेट है ना, इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा दो अलग अलग तरीके से। पहला हम लोग देखते हैं कि एनएरोबिक कंडीशन क्या होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है, नो ऑक्सीजन अवेलेबल। ठीक है, और ये इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि यीस्ट के अंदर होता है। ठीक है, यीस्ट के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और वहाँ पे मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो इसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे? सबसे पहले तो एनर्जी, रेस्पिरेशन हो क्यों रहा है? एनर्जी को रिलीज करने के लिए एनर्जी निकलेगा, और इसके साथ साथ इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। ठीक है, इथेनॉल एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, आप लोग 3rd चैप्टर में इसको 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, प्लस में आपको एनर्जी मिलेगी जो कि फेयरली लो अमाउंट में होगी, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती नहीं है। तो ये बात याद रखेंगे आप लोग कि एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद देखो ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जो ब्रेकडाउन हो रहा है, अब एरोबिक कंडीशन में देखते हैं। एरोबिक का मतलब है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही काम हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में न्यूट्रिएंट्स को तोड़ा जा रहा है, पाइरुवेट को तोड़ा जा रहा है और उसमें से एनर्जी निकाली जाएगी। देखो एनर्जी निकलेगी यहाँ पे है ना, फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि हम लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे कि एरोबिक कंडीशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा आपको। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट मिलेगा, कुछ वाटर भी रिलीज हो जाएगा और फेयरली हाई अमाउंट में आपको एनर्जी यहाँ पे मिलेगी जो कि आपके डे टू डे एक्टिविटीज में काम में आएंगी। ठीक है, तो एरोबिक कंडीशन के अंदर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा। एक बात याद रखेंगे आप लोग कि जो एरोबिक कंडीशन में जो रेस्पिरेशन होती है ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में,
तो ये साइटोप्लाज्म में स्पेसिफिकली कौन से सेल ऑर्गेनेल के अंदर होती है, वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर से ही एनर्जी रिलीज सारी होती है। देखो ये दो कंडीशंस हैं, एनएरोबिक और एरोबिक कंडीशंस, बहुत ही ज़्यादा फेमस छोटी क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। अब देखो एक कंडीशन और हो सकती है जब हमारी बॉडी के अंदर ना ऑक्सीजन की कमी हो जाए, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए। इसको आप ऐसे समझिए, जब कोई हम लोग ना सडन फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि जिमिंग कर लिया, स्विमिंग कर लिया, सडनली हम लोग जो है बैठे हुए थे और एकदम से रनिंग करने लग गए, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल होता है ना वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम हो गया तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए, लेकिन जब ऑक्सीजन कम हो गया ना तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी में अब यहाँ पे आपके पास एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। और ये होता कहाँ पे, अक्सर हमारे मसल सेल्स के अंदर होता है, क्योंकि जब हम सपोज करो हम लोग रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग करने पे जो ना हमारे मसल्स में से ऑक्सीजन जो है कम हो जाएगा। अब ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो मसल्स के अंदर ना एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। और एक बात याद रखेंगे आप कि लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर क्रैम्प को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए कई बार हम लोग जो सडन एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी में इधर उधर मसल्स के अंदर पेन फील होता है हम लोगों को, ठीक है। तो देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन के कंडीशन में हम लोग के पास क्या क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, प्लस में थोड़ा बहुत मॉडरेट अमाउंट में एनर्जी भी वहाँ पे रिलीज होती है। और ये लैक ऑफ ऑक्सीजन का कंडीशन में जो लैक्टिक एसिड बनेगा सॉरी, ये होगा कहाँ पे, हमारे मसल सेल्स के अंदर होगा, टिश्यूज के अंदर होगा, ठीक है। मस्कुलर टिश्यूज के अंदर ये काम होता है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, कॉजेज क्रैम्प्स, ठीक है। अब देखो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, अच्छा एक बात और याद रखना आप लोग कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग देख रहे हैं एरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, यहाँ देखिए हम लोग जो है ना ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, यहाँ पे देखो टेकिंग इन ऑक्सीजन और आप एनर्जी रिलीज कराते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास ना एक एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो यहाँ पे ना रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैस भी होता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्चुअली में तो एक्सचेंज ऑफ गैस ही है ये। अब देखो एक बार ध्यान से यहाँ पे कि जब भी रेस्पिरेशन हो रहा है ना, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, तो आपके पास एनर्जी तो रिलीज हो ही रही है, एनर्जी रिलीज हो ही रही है। अब ये जो एनर्जी है ना, ये ज़्यादातर जो है यूटिलाइज हो जाएगी आपकी प्रेजेंट एक्टिविटीज़ जो आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अंदर एनर्जी जो है यूटिलाइज हो जाती है, ज़्यादा नहीं, मतलब मॉडरेट अमाउंट में एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। लेकिन एक अच्छा खासा अमाउंट ऐसा होता है एनर्जी का जो कि यूज़ नहीं होता, यूज्ड अप नहीं होता ऑन द स्पॉट, उसको ना स्टोर करने की ज़रूरत होती है। तो वो स्टोर ना हमारे सेल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म के अंदर स्टोर होता है वो, एटीपी के फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एनर्जी रिलीज इज पार्टली यूज टू परफॉर्म एक्टिविटीज, जो कि आप ऑन द स्पॉट एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके अंदर यूज हो जाएगा। एंड रिमेनिंग गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये एटीपी क्या है, ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। और ये होता क्या है, ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है, ठीक है। एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल यानी कि एटीपी ये बनता कैसे है, ठीक है। असल में तो ये एनर्जी बनी है। अब ये एनर्जी से एटीपी बना कैसे है, देखो हमारी बॉडी के अंदर जो है ना, ब्लड के अंदर या सेल्स के अंदर एडीपी यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट पहले से प्रेजेंट होता है, और एक इनऑर्गेनिक इंडिविजुअल फॉस्फेट का मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, जो कि यूटिलाइज नहीं हुई है, रिमेन जो बच गया है, इसको स्टोर करना है हमको, तो ये क्या करेगा, एनर्जी इन दोनों के बीच में ना एक बॉन्ड को क्रिएट कर देगा। एडीपी और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड क्रिएट कर देगा। अब ये डाइफॉस्फेट से क्या बन जाएगा, ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, और जो एनर्जी यूटिलाइज हुई है वो एटीपी के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो एटीपी है इसको क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, सपोज करो आप उस वक्त में कोई रेस्पिरेशन, बॉडी के अंदर आपके पास न्यूट्रिएंट्स इनफ नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और वो एनर्जी आपको बॉडी के अंदर से मिल भी रही है। कई बार हम लोग फास्टिंग स्टेट में होते हैं, तो वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है, जो एटीपी मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जो कि एनर्जी करेंसी है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अवेलेबल हैं, वो ना अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेंगे। और ब्रेक डाउन करने के बाद वो वापस से एडीपी यानी कि डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स अलग अलग कर देंगे। एटीपी के अंदर एनर्जी ना स्टोर हो गई थी जाके, अब ये जब टूटा है तो एनर्जी इसके अंदर से निकली होगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, एटीपी को ब्रेक डाउन कर देगा और उसके अंदर से एनर्जी को रिलीज करा देगा, ताकि जो ऑन द स्पॉट आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको परफॉर्म करने में एनर्जी वहां पे मिल जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बात लिखी हुई है, एडीपी इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बिकॉज वेन एवर देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एटीपी मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी।
अब ये रेस्पिरेशन के दौरान में ना ऑक्सीजन का इनटेक होता है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना रिलीज हो रहा है एरोबिक कंडीशन के अंदर, जो ह्यूमन के केस के अंदर है। ऑक्सीजन को इनटेक किया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जा रहा है। अगर यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे ना एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है। तो यही एक्सचेंज ऑफ गैस ना हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन को इनटेक करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिज्म रिलीज करेगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों को 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स के बारे में एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ना है। पहला हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स का एक्सचेंज, दूसरा फिशेज का एक्सचेंज, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन में गैसेस के एक्सचेंज के बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखो हम लोग प्लांट्स के एक्सचेंज के बारे में देख रहे हैं। प्लांट्स के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उनके स्ट्रक्चर के अंदर। तो उनके जो सरफेस के ऊपर जो स्टोमेटा है ना, वहीं पे सारा का सारा एक्सचेंज ऑफ गैस हो जाता है। जो स्टोमेटा है, जो प्लांट के जो सेल्स है ना, उनके बीच में बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि सारे के सारे सेल्स ना एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहेंगे। एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहने की वजह से ऑक्सीजन जो है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का जो कांटेक्ट है ना सेल के साथ, वो ज़्यादातर रहेगा, और वो जो दोनों गैसेज हैं वो आसानी से डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज हो सकते हैं। तो देखो ये सारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो कहाँ रहा है प्लांट्स के अंदर, स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, स्टोमेटा आप लोगों को पता है कि स्मॉल पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये भी हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, आपस में जो पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाता है प्लांट की बॉडी के अंदर, और अगर हम लोग रेस्पिरेशन की बात करें तो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है प्लांट की बॉडी के अंदर, और वाइस वर्सा। फोटोसिंथेसिस के दौरान में ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और रेस्पिरेशन के दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। देखो यहीं पे बात ये लिखी हुई भी है, एट नाइट नो फोटोसिंथेसिस, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। रात के टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस कुछ नहीं हो रहा तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना प्लांट रिलीज करता है। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन कर रहा होगा वहाँ पे। और अगर दिन के टाइम पे हम लोग देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, जितना उसने रात में रिलीज किया है वो सारा का सारा यूज अप कर लेता है वो। ठीक है, तो और वो यूज करने के बाद जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है दिन के टाइम पे, तो वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो ये बात जो है प्लांट्स के एक्सचेंज की हो गई है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जो है ना और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके देखें, तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। वैसे तो ये भी मल्टी सेलुलर है प्लांट भी, लेकिन हम जो कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा दें अगर, तो फिशेस के बारे में हमारे पास आ जाता है। तो फिशेस अपने गैसेस को एक्सचेंज, फिशेस भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उन लोगों को अगर वो पानी में रह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों को जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो भी ब्रीथ करते हैं, वो भी ऑक्सीजन को जो है इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो देखो ये काम हो कहाँ रहा है फिशेस के अंदर, एक्सचेंज अकर्स थ्रू गिल्स। उनके पास जो है ना कुछ स्पेशल टाइप के, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम लोग ऑर्गेनिजम्स की बढ़ा दें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो हर ऑर्गेनिज्म का डिज़ाइन, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिज़ाइन है ना, वो इस तरीके से है कि उनको कुछ खास ऑर्गन्स मिले हुए होते हैं उनकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए। तो फिशेस के केस में इनको जो है गिल्स मिला हुआ है। अगर हम ह्यूमन के और हायर एनिमल्स की बात करें तो इनमें जो है लंग्स मिले हुए होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है पूरा एक्सचेंज ऑफ गैस करने के लिए। तो फिशेस के केस में इनको जो है गिल्स प्रोवाइडेड हैं ताकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस हो सके। जो ऑक्सीजन है ना, एक बात याद रखनी है आपको, जो फिश है वो ऑक्सीजन ही इंटेक करेगा, लेकिन उसको पानी के जरिए से इंटेक करना है। तो होगा क्या, जो ऑक्सीजन है ना, एक बात आप लोग याद रखेंगे कि ऑक्सीजन जो है ना एक पुअर सॉल्यूट है। पुअर सॉल्यूट होने की वजह से वो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर आसानी से डिजोल्व होता नहीं है, घुलता नहीं है। तो वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन जो है ना लो अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसी वजह से फिशेस को अपने मुंह के जरिए से गिल्स के अंदर ना जल्दी पानी को पास कराना होता है ताकि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, तो यही बात देखो यहाँ पे लिखी हुई है, ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज वेरी लो इन क्वांटिटी बिकॉज ऑक्सीजन इज अ पुअर सॉल्यूट। जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है बहुत ज़्यादा लो क्वांटिटी के अंदर होता है, लो अमाउंट के अंदर होता है। किस वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन एक पुअर सॉल्यूट होता है। दैट इज वाई एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैव हायर ब्रीदिंग रेट। तुमने देखा होगा कई बार जो मछलियां होती हैं ना, उनका जो ब्रीदिंग रेट है गिल्स के थ्रू, मुंह के थ्रू, गिल्स के थ्रू वाटर को पास कराने का, उनको फ्लैप करने का, बार बार उनको गिल्स को ओपन और क्लोज करने का, अगर आप लोग कभी ऑब्जर्व करेंगे तो ह्यूमन के केस में, ह्यूमन से कंपेयर करेंगे आप तो बहुत ज़्यादा फास्टर रेट होता है फिशेस का। हम लोग 1 मिनट के अंदर तकरीबन
18 बार, 20 बार, 22 बार, 15 बार, 25 बार जो है इनहेल एक्सहेल कर लेते हैं, ये हमारा ब्रीदिंग रेट है। लेकिन फिशेस के केस में इसका बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी ये हो सकता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज वाई एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैव फास्टर ब्रीदिंग रेट एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीन में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। अब देखो हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ा दें अगर, तो हम लोग ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमंस के बारे में हम लोगों को जो है ना उसका पूरा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है। ह्यूमन को जो है, ह्यूमन का एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम लोग ब्रीदिंग भी कहते हैं। ब्रीदिंग क्या है? इनहेलेशन ऑफ एयर, ऑक्सीजन रिच एयर एंड एक्सेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, ठीक है। इसको हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर, ऑक्सीजन वाला एयर को इनटेक करना और बॉडी से बाहर निकाल देना, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा को बॉडी से बाहर निकाल देना। ये सारा काम हो कहाँ से रहा है? लंग्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। इंसानों को जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पूरे सिस्टम मिला हुआ है, तो उसके अंदर एक ऑर्गन क्या है? लंग्स के थ्रू। अब हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखते हैं। आपकी बुक के अंदर जो डायग्राम बना हुआ है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ लिमिटेड चीज़ें जिसके बारे में पूछा जा सकता है। और इनफैक्ट आप अपनी बुक को ना सामने से खोल के भी देख सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं, तो आप लोग उसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है। जो एयर पैसेज है नोज के ऊपर, जो अंदर की तरफ जगह जा रही है, रास्ता है, उसको हम लोग नोस्ट्रिल्स कहते हैं। ये किन 2 चीज़ों से प्रोवाइडेड है? पहला हेयर से प्रोवाइडेड है और दूसरा म्यूकस है इसके पास, है ना। नोस्ट्रिल्स के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, हेयर होता है और म्यूकस होता है। ये दोनों का काम किया है, जो एयर इनटेक कर रहे हैं ना हम, इसको फिल्टर कर देना। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसके अंदर डर्ट हो सकता है, डस्ट हो सकता है, उसको फिल्टर कर देना इन दोनों का काम है, ठीक है। इसके बाद जो हवा है ना, वो थ्रोट के थ्रू, हलक के थ्रू जो है लंग्स के अंदर जाएगी। तो थ्रोट के अंदर, थ्रोट जो है ना एक विंड पाइप की तरह आप समझ लें इसको, विंड पाइप होता है यहाँ पे थ्रोट हमारा। तो ये बहुत ज़्यादा ना नाजुक होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ना कुछ चीज़ें दी हुई होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनका नाम है ट्रैकिया। ऐसे रिंग्स होते हैं, जैसे सपोज करो ये थ्रोट का पाइप है, तो इसके ऊपर जो है ना यहाँ से ऐसे रिंग्स बने हुए हैं, कि यहाँ पे ऐसे ऐसे रिंग्स बने हुए हैं। तो ये रिंग्स किस चीज़ के बने हुए होते हैं? ये टाइप ऑफ बोन है, टाइप ऑफ टिश्यू है, कार्टिलेज। 9th क्लास में हमने पढ़ा है, कार्टिलेज का मतलब होता है जो सॉफ्ट बोन होता है, ठीक है। जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है ना, इनको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। ये करते क्या है? जो एयर है ना, हम लोग बार बार इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, तो इसके ये जो पाइप है, ये जो बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेनस, बहुत डेलिकेट पाइप होती है विंड पाइप, ये एकदम से कोलैप्स ना हो जाए, ये चिपक ना जाए, आपस में जो है ना जुड़ ना जाए, इसीलिए इसको क्या दिया हुआ है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइडेड हैं, ताकि ये एयर पाइप को कोलैप्स होने से रोक दें, है ना, प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एयर पाइप। इसके बाद जो थ्रोट के जरिए से ना हवा जो है आगे लंग्स के अंदर जाएगी। अब ये लंग्स के अंदर जो है सॉरी, अब ये जो लंग्स है ना, इनमें बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस बनेंगे। पहले लंग्स के अंदर जो है ब्रोंकाई होंगे, उसके बाद फिर ब्रोंक्यूल्स होंगे, लेकिन अल्टीमेट जो एंड होता है ना इसका, वो एल्वियोलाई के ऊपर होता है। एल्वियोलाई होता क्या है? ये टाइनी एयर लाइक, टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे से ना बलून की तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे ये। और ये जो है किस चीज़ से बने हुए होते हैं? ये ना ब्लड वेसल्स, इनके साथ बहुत इनके जो वॉल्स होते हैं ना, जो बलून के जो वॉल्स हैं, ये ब्लड वेसल से रिचली सप्लाइड होते हैं। ये ब्लड वेसल से हैवी नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल होता है इनके पास, है ना। और ये बहुत ज़्यादा नाजुक भी होते हैं, डेलिकेट भी होते हैं, ठीक है। तीसरा, यहाँ पे जो एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ एयर हो रहा है ना, एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है, असल में ये एल्वियोलाई के अंदर हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी से यूज करके यहाँ पे जो है निकाल दिया जाएगा एल्वियोलाई के अंदर, और जो हम लोग इनटेक कर रहे हैं ऑक्सीजन को, यहाँ पे उसका एक्सचेंज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आने के बाद बॉडी से बाहर, और ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर चला जाएगा। और ये एल्वियोलाई का एक खास काम, ये ना सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज कर देता है। मतलब क्या है कि जो एल्वियोलाई है ना, देखो एक बात को समझो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया हुआ है ना, कोई खास ऑर्गन है उसके पास, तो ब्रीदिंग के लिए ना ज़रूरी ये है कि उसका ना सरफेस एरिया मैक्सिमम हो। बहुत से आपने ऑर्गेनिजम्स देखे होंगे जो कि अपने स्किन से ब्रीद कर लेते हैं, स्किन से जो है ना एक्सचेंज ऑफ गैस कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका जो पूरा स्किन है ना, वो उनके किसी और दूसरे ऑर्गन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया उनको प्रोवाइड करता है। तो सरफेस एरिया प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जो एल्वियोलाई है ना, ये अगर इन एल्वियोलाइज को हम लोग जो है खोल के पूरा एक जगह पे अगर फैला दें, तो ये हमारी स्किन के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सकता है। इसका सरफेस एरिया एक स्टडी के मुताबिक 80 मीटर स्क्वायर के करीब होता है। जो एल्वियोलाई अगर हम लोग सब बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को ऐसे फैला दें, खोल के रख दें, तो 80 स्क्वायर मीटर के करीब जो है इसका एरिया हो सकता है। यानी कि स्किन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया है इसका। तो ये क्या करता है? सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज कर देता है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज इजीली हो पाए। आपने उस डायग्राम के अंदर देखा होगा कि जो रिब केज है ना,
उसके नीचे में वहाँ पे एक डायफ्राम एक ऑर्गन भी है वहाँ पे। तो डायफ्राम का क्या काम होता है, जो लंग्स है ना वो बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, उसको सपोर्ट करने के काम में आता है। और जो लंग्स हैं वो एक प्रोटेक्टिव कवर के अंदर भी हैं जिसको हम लोग रिब केज कहते हैं। ये छोटी क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो लंग्स आर सपोर्टेड बाय डायफ्राम एंड प्रोटेक्टेड अंडर रिब केज। अब देखो डायफ्राम जो है ना, जब भी हम लोग इनहेल करते हैं एयर को तो डायफ्राम जो है ना वो फ्लैट हो जाता है और जो रिब केज है ना वो अप हो जाता है, अपवर्ड बाहर की तरफ लिफ्ट हो जाता है, ठीक है। जब भी हम लोग इनहेल करेंगे जो रिब केज है वो लिफ्ट हो जाएगा, बाहर की तरफ अपवर्ड आ जाएगा, और जो डायफ्राम है ना वो फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है। लेकिन बिल्कुल इसके ऑपोजिट में अगर हम लोग एक्सेल कर देते हैं ना तो जो रिब केज है वो अंदर की तरफ चला जाता है, इनवर्ट हो जाता है, और जो डायफ्राम है ना वो बैंड हो जाता है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, इनहेलेशन के दौरान रिब्स जो है ना वो अप हो जाते हैं, डायफ्राम जो है फ्लैट हो जाता है, और एक्सेलेशन के दौरान रिब्स जो है वो डाउन हो जाते हैं, प्लस डायफ्राम क्या होता है वो बेंड हो जाता है, ठीक है। अब देखो जब जैसे जैसे हम लोग ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते चले जाएंगे ना तो वहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ डिफ्यूजन के ज़रिए से गैसेस का एक्सचेंज करना ईजी नहीं है। कई बार जैसे कि प्लांट्स के केस में ना सिर्फ डिफ्यूजन हो रहा था, और अमीबा के केस में तो वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल ऑर्गेनिज्म है, बहुत बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पे एक ही सेल है और सारा का सारा एयर के कॉन्टैक्ट में है, तो वहाँ पे सिर्फ डिफ्यूजन से ना गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। प्लांट्स के केस में जितने सेल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, और सारे के सारे सेल्स जो है एयर के कांटेक्ट में होते हैं, इसलिए सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन से सारा काम हो जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते बढ़ाते अगर हम लोग ह्यूमन की बात करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ डिफ्यूजन से ना काम होगा ही नहीं, तो वहाँ पे ना किसी और तरीके से भी हम लोगों को ऑक्सीजन का गैसेस का एक्सचेंज कराना पड़ेगा। तो डिफ्यूजन से काम अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे ना किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किसी रेस्पिरेटरी पिगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन के केस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन होता है। ये क्या करता है, ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है और ये ब्लड को जो है रेड कलर प्रोवाइड करता है, प्लस इसका एक और काम है, ये ना ऑक्सीजन एक जो पुअर सॉल्यूट है जो आसानी से डिजोल्व नहीं होता है किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो ये ऑक्सीजन को कैरी करके पूरी बॉडी के अंदर जो है ना पूरी बॉडी को जो है लेकर के जाता है, ट्रैवल करता है, ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन को कैरी करके ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ह्यूमन के केस में रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन जो है ना आसानी से डिफ्यूज नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज अ पुअर सॉल्यूट। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना किसी भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गुड सॉल्यूट, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर वो आसानी से घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है, और इसीलिए वो आसानी से ना चीज़ों में डिफ्यूज भी हो जाता है, इंटरमिक्सिंग भी हो जाती है चीज़ उसके पार्टिकल्स की, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड does not require hemoglobin as it is good solute and gets diffused easily। अब देखो जब भी हम लोग इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं ना, तो इसको हम लोग एक ब्रीदिंग साइकिल कहते हैं। एक बार इनहेल कर लेना, एक बार एक्सहेल कर लेना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग साइकिल कहते हैं। अब जब भी एक ब्रीदिंग साइकिल होता है ना, एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक ब्रीदिंग साइकिल में हम लोगों ने एक बार इनहेल करा और एक बार एक्सहेल करा, तो इसके दौरान में हमारे लंग्स ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर ना अंदर की तरफ रोक करके रखते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को ना एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उसको एब्जॉर्ब होने में टाइम लगेगा। अगर एब्जॉर्ब होने में टाइम लग रहा है, अगर हमारा लंग्स है ना सारा का सारा ऑक्सीजन एक बार में निकाल दे, तो वो ऑक्सीजन जो है ना ऑक्सीजन के एब्जॉर्ब होने की एफिशिएंसी कम हो रही है। तो हमारा लंग्स क्या करता है, एक ब्रीदिंग साइकिल में कुछ ना कुछ ऑक्सीजन का जो एयर का जो पार्ट होता है ना, जो वॉल्यूम होता है, जो कुछ अमाउंट होता है एयर का, वो लंग्स के अंदर रोक करके रखता है ताकि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने के लिए पूरा टाइम मिल जाए, ठीक। और ऑक्सीजन को क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ पुअर सॉल्यूट, उसको हीमोग्लोबिन लेकर के जाता है, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। ऑक्सीजन नीड्स टाइम टू गेट एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड एज अ रिजल्ट ड्यूरिंग अ ब्रीदिंग साइकिल। ऑक्सीजन को जो है ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने में टाइम लगेगा, इसीलिए एक ब्रीदिंग साइकिल के अंदर जो लंग्स हैं वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर जो है ना, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि जो कुछ बचा हुआ अमाउंट होता है वॉल्यूम का, उसको अपने अंदर रोक करके रखते हैं।